अस्सलाम वालेकुम। नया दौर में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ सुमेरा मिर्जा। नून लीग ने 8 फरवरी 2024 को होने वाले इम्तिहानात की जो तैयारी है वो तो शुरू कर ही रखी है। वो सिंध का पेपर हो, बलोचिस्तान का हो या फिर पंजाब का, सारे पर्चों की तैयारी बज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही है। और इसके मुकाबले में अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करते हैं तो वो भी कोशिश कर रही है कि सिंध और फिर केपीके के कुछ चैप्टर्स जो हैं उन पर भी अबूर हासिल कर लें और क्लास में कम से कम सेकंड तो आ सकें। एक पार्टी जो कि बहुत मकबूल थी, 2018 में मैंडेट भी मिला उसको, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, दिखाई नहीं दे रही या फिर दिखाई जा नहीं रही है। पीपल्स पार्टी के फिर से अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी कुछ नाराज़ दिखाई दे रही है और नून लीग जो है वो कराची में एमकेएम से मीटिंग्स कर रही है। पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि नून लीग को सिंध जो है वो सिर्फ इलेक्शंस में ही याद आता है, ये शिकवा उनकी तरफ से आ रहा है। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने, आपको याद होगा, उन्होंने कल ये बात की है कि मुझे वज़ीर आज़म बना दें क्योंकि जो पुराने सियासतदान हैं उनसे तो अब सियासत नहीं होगी, उनको घर बिठा देना चाहिए। इस प्रोग्राम में पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। इसार राना साहब, सर बहुत शुक्रिया आपका। ताहिर मलिक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपने जो बात की थी, नून लीग एक्टिव है, सिंध की बात की, सिंध में भी उसने अपना जोड़ तोड़ कर लिया, बलोचिस्तान में भी बड़ा अच्छा उनका एक सब अच्छा की रिपोर्ट है। पीटीआई फिर ना ही समझे। मेरे लिए हम बार बार एक ही सवाल करते जा रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया करते जा रहे हैं। वो अच्छा लगता है कि राना वो एक कसरत चलाता है। सीधी सीधी बात है, आपके वज़ीर मैं चाह रही हूँ किसी दिन तो आपके मुंह से निकले कि नहीं पीटीआई जो है वो देखिए मैं अगर तो कोई अपनी तरफ से कहूँ ना तो आप दोनों का हक है मेरे पे टैग करो। मैं इस मुल्क के वज़ीर आज़म को 100 दफ़ा कोट कर चुका हूँ कि किसी ने पूछा जनाब व्हाट इज़ पीटीआई, व्हाट इज़ द पीटीआई चेयरमैन फ्यूचर, तो जवाब था जनाब वो रियासत से लड़ रहे हैं। और रियासत से लड़ने का मतलब पाकिस्तान का आप आइन पढ़ लें, कानून पढ़ लें। फिर मैंने आपको वज़ीर दाखिला भी आपको याद है, तो वो तो मेरा हाल वन, वो कहते हैं ना एक्स इज इक्वल टू वाई, ये चीज़ तो लिखी है, दीवार पे लिखी है कि इस ये निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ। ये मैं देखिए मलिक साहब, रियासत से लड़ने वाले जो हैं वो उनको फिर मौका नहीं मिलता। देखिए अभी तक आज तो बल्कि मैं थोड़ी सी बड़ी एकदम फास्ट फॉरवर्ड करने लगो। सकी बहन जनाब की फरमा रही हैं कि वो समझ नहीं आ रही, लग रहा है कि यहाँ उनको उम्र कैद हो जाएगी, या वो मैं लफ्ज़ भी नहीं यूज़ करना चाह रही, या फांसी हो जाएगी, साइफर केस की मैं बात करूँ। अच्छा, वो अभी तक मैं, हालांकि हमारा काम है मीडिया, मैं इतने यकीन करें मुकदमे नहीं याद रहते कि साइफर है, फिर वो जनाब अपना अच्छा वो तोशा खाना है, फिर अच्छा अलकादर है, फलां, इतने केसेस, इतने मेरा हाल पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं इस तरह हुआ। तो आप किस तरह कहाँ स्पेस है, आप बताएं। कोई सेकंड टीयर लीडरशिप का, थर्ड लीडरशिप हो, कोई कैंपेन करने वाला हो, कोई पार्टी चलाने वाला हो, कोई टिकटें देने जितनी भी लीडरशिप है वो तो सारी जेलों में, या फिर जेलों के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुकी है। ये तो मेरे दलील आप दे रहे हैं ना, मैं तो कह रहा हूँ कि दे आर नोवेयर, यही मेरा आर्गूमेंट है। लेकिन है तो सही ना, सेकंड लीडरशिप शाह महमूद कुरैशी साहब है, राना साहब के कह रहे हैं कोई भी नहीं है, उनको भी उन्होंने जेल में बंद कर दिया है। मेरा मसला हल करती जा रही हो। अब जितने भी लोग होंगे, राना साहब आप कुछ बताइए, जितने भी लोग होंगे उनको तो जेल में बंद कर दिया ना उन्होंने। मलिक साहब की बात में, पार्टी का सदर किधर है? पार्टी ये दुनिया की वाहद पार्टी होगी जिसका जनरल सेक्रेटरी भाग गया कि नहीं भाजी मैं नहीं, मुझे माफ कर दे। साथ कौन है, मुझे वो राना से पूछो। जी राना साहब, देखिए बात ये है कि जब ओखा वेला आता है तो हो जाता है इस तरह भी कि कोई साथ नहीं होता। और वो क्या है शेर के, धूप निकली तो मेरे जिस्म से साया निकला, हाय किस वक्त में अपना भी पराया निकला। वाह जी वाह वाह। तो अपने और अपने पराये हो जाते हैं, कोई ऐसी बात बस आपसे बात करके हम थोड़ा दुख शेयर करते हैं पीटीआई का। नहीं रोना मैं आती हूँ, मुझे राना तंग नहीं करता, मुझे पता उसका काम ही यही है, पीटीआई के नाम पे रोना शुरू कर दूं, कर दूं। जी जी। मलिक साहब को तो मेरी जो बातों पे जाहिर है गुस्सा आना ही है। हाँ जी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमको आता है प्यार पे गुस्सा, उनको गुस्से पे प्यार आता है। वाह वाह। तो आप मलिक साहब गुस्सा करें, हम आपके गुस्से पे प्यार करते हैं। लेकिन मेरा सवाल जो जिस पर गुफ्तगू कर रहा था कि 90 मिलियन स्कैंडल केस में तफ्तीश शुरू हो गई, मेरा ख्याल 4 रोज़ का रिमांड भी दे दिया। बिल्कुल। तो वो पैसे तो मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े में, वो पैसे तो कहीं नहीं है। हाँ जी। तो वो तो वहीं पड़े हैं। बिल्कुल। तो मुझे नहीं समझ आई कि करप्शन किस चीज़ की हो गई। अगर पैसे भी पड़े हैं और जो इस्तेमाल हुए हैं उसकी एक यूनिवर्सिटी भी ज़मीन पे खड़ी नज़र आ रही है जी। और वहाँ पे स्टडीज़ भी चल रही हैं। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस चीज़ की मतलब करप्शन है। हो सकता है मैं समझा दूँ। अब मैं, हाँ मैं समझा देता हूँ। समझाएं आप।
कोई मलक रियाज जिसका काम पैदाइश, हमारी पैदाइश से पहले क्या काम था, प्लाट बेचना, ज़मीन बेचना, वो मुझे आके कि यार ये 400 कनाल ले लो तो ये करप्शन नहीं है, बस मैं इतनी बोलना है। नहीं मलिक साहब, किस खुशी में, चले आप बात मेरी यार सुन लेना, किस खुशी में कोई इंसान, मेरी यार सुन ले मलिक साहब, चले अगर उन्होंने ले ही ली तो उस पर यूनिवर्सिटी बनी, उन्होंने कह दिया था ना, मुझे मैं अर्ज करूं कि मलिक साहब और मैं, हम दोनों एज फेलो हैं, तो इस उम्र में ना याददाश्त बंदे की थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है ना। उसने ज़मीन शमीन कोई नहीं दी थी, वो पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए थे और उन पैसों के आगे से फिर ये सारा कुछ हुआ था। तो वो अगर उन पैसों में कहीं गड़बड़ हुई है तो फिर तो बात समझ आती है, और अगर नहीं तो जो आप बात कर रही हैं और मलिक साहब भी कह रहे हैं, तो मुझे भी ये यकीन है कि इंतखाबात से पहले ये गाना पूरे पाकिस्तान में चलेगा कि तांगा आ गया कचहरियों खाली, तो सजना नु कैद बोल गई तो कैद बोल जाएगी। अच्छा, तो बोल जाए और अच्छी बात है, बोल जाए, ठीक है। और फिर मेरे प्यारे मियाँ साहब के लिए वैसे भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो खामोशी से ख़त्म की जा रही है, उनके रास्ते के कांटे, और वो उस पर लब कुशाई नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। मलक हमारा इस बात पे खुश है कि वो रगड़ा लग रहा है, मुस्कुराहट जो ना वो आपकी बात वाली नहीं, वो वही खुशी है जो आप कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मलक को इस बात का पता है कि चिराग सबके बुझ जाते हैं, हवा किसी की नहीं होती, लेकिन उनको पता है ठीक है ना। इधर तो कोई बात नहीं है, अभी कोई पता नहीं कि कहाँ क्या हो, तो हवा हमारी, ठीक है ना। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि मियाँ साहब के खिलाफ जो एवन फील्ड और अल्लाह अजीजिया केस है, उसकी भी समा हो गई है। तो अच्छा है कि इंतखाबात से पहले ये तमाम अपीलें हो जाएं और उनमें मियाँ साहब को क्लीन चिट मिल जाए, ताकि मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब को अब मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की बागदौड़ संभालने का। नहीं मिला ना, हाँ, तो मान गए हो, ये मतलब खुद ही मान नहीं, नहीं वो सर जो इतने सालों से नहीं, मैं बताऊँ, जो दीवार पे लिखा होता है उसे जो नहीं मानता, ठीक है ना, उसको क्या कहा जा सकता है। जब आपको ये बात नजर आ रही है कि मियाँ साहब के केसेस भी खामोशी से दाएं बाएं हो रहे हैं और तारीखें जल्दी जल्दी लगा के जो मियाँ साहब से मुंसलिक केसेस हैं उनकी तारीखें फटाफट लग रही हैं, वो केस भी और लग के ताकि ले आओ और फिर वो वालों कुड़ियों वंडी दी शहर लाई जाओ, ठीक है ना। फिर अच्छा, फिर होता क्या है कि लाहौर का कल्चर था, अब तो वंडी दी शाही खत्म हो गई ना, क्योंकि इंसान के पास अपने पास खाने को नहीं रहा। कभी होता था वालों कुड़ियों वंडी दी शाह लाओ, फिर हम लोग जाते थे ना तो हम ऐसे लेके ना फिर एक हाथ पीछे करके थे मेरे प्रादा भी, ठीक है ना। तो मियाँ साहब इस हाथ से लेते हैं अदालतों से, फिर हाथ पीछे करके कहते हैं मेरे छोटे प्रादा भी, तो फिर वो कहते हैं चलो भी इसे भी माफ किया, इसे भी माफ किया, तो करी जाओ माफ। इससे अगर पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है। लेकिन आज मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो बयान है ना, उसे जरा सुने, उन्होंने क्या कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान की मईशत ठीक करना चाहती है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं। देखें, मैं आपको, वो मेरे मुंह से जुनैरा निकलता है, हालांकि आप में दोनों में खाली नून का ही फर्क है, ठीक है ना। जैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों लीगों में नून का फर्क है, शीन और नून का फर्क रह जाता है। मैं जो बात आपसे कर रहा था कि क्या कहते हैं, जो आने वाले दिन हैं और जिस तरफ हमारे मामला जा रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जिस तरफ इशारा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आर्मी चीफ ने जितनी मेहनत से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बात करके पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी के रास्ते खोले, बिल्कुल, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने डॉलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन किया, डॉलर नीचे आ गया, बिल्कुल ऐसे। तेल के हवाले से क्रैकडाउन हुआ ईरान का, ठीक है, काफी फर्क पड़ा। बिजली के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ, काफी फर्क पड़ा, ठीक है। अब हम जो हमारे मिनरल्स, वो जवाहरात और मिनरल्स के मादनियात जो है, उसके हवाले से हम किसी फैसले पे पहुंचने जा रहे हैं। ग्रीन इनिशिएटिव टोटली आर्मी चीफ साहब का इनिशिएटिव था, बिल्कुल ऐसा है। तो ये जेडे निगरान ने सुमेरा साहिबा, ये क्या सिर्फ दुनिया के दौरे करने और सेल्फियां बनाने के लिए हैं? इनको इसीलिए रखा गया है। और फिर अगर अब पाकिस्तानी आर्मी और आर्मी चीफ साहब इतनी मेहनत से पाकिस्तान के मईशत को एक दुरुस्त समत लेके आ रहे हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान को बताना चाहिए था कि वो कौन से एलिमेंट है भाई जो ब्लैकमेल कर रहे हैं। इनसे पूछ लेते हैं, इनको पता होगा। मलिक साहब, आपको पता है?
देखिए इसकी बात कर रहे हैं मुझे तो ये कोई सेंसिबल स्टेटमेंट नहीं लगी। वही बात है, इलेक्शंस करीब है, नून लीग के साथ चल रहे हैं वो लोग, और फिर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। नहीं अब वो तो आपने बदोबदी ना नून पे डाले थे। नून के इस वक्त अंदर की खबर नहीं, मैं एक बात कर रही हूं कि इस टाइम में वो एविडेंशियल बात करने लगा ना। मैंने एक जवाब भी देना है नून का, ये जो पहले सवाल है, मगर मैं आपके सवाल पे आ जाता हूँ। देखो सिंध के अंदर ये इनकी जो मौलाना की पार्टी है नून के साथ फंक्शनल लीग जिसको बोलते हैं, पीर पगाड़ा वाली, ये सारे अंडर हैंड इस वक्त निगोशिएशन में है। और बशीर मेमन काम कर रहा है कि अंदर पीपल्स पार्टी से जो लड़ाई लड़नी है, ये आप वहाँ पे उनके इत्तेहादी बनने जा रहे हैं। और ये हम पहला शायद प्रोग्राम में जो बात हम करने लगे हैं, नून इस वक्त केपीके में भी इन हो चुकी है। हाँ, उनको पता है कि वहाँ पे हमारा तहरीक इंसाफ से तो कोई यारी बेली नहीं होनी। मैं पॉलिटिकल बात करूँ, जाके दो बातें बनती, एक एएनपी और दूसरी फिर मौलाना है। वहाँ पे भी ये एडजस्टमेंट पे जाएंगे, ये इत्तेहाद पे जाएंगे। तो ये किस तरह हो सकता है कि आप पॉलिटिकली जिसके साथ काम कर रहे हैं मिलके, आपका दुश्मन एक ही है। मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूँ, वो तहरीक इंसाफ है, ये चेयरमैन पीपल्स, वो कैसे ब्लैकमेल कर सकती है? वो नहीं, मैं जो पॉइंट रेज कर रहा हूँ, तो वो तो जा रहे हैं इत्तेहाद पे। जो दूसरी उनकी स्टेटमेंट है, वो जहाँ उन्होंने हिट किसको किया, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, और उसके साथ उन्होंने चूंगा टेक्नोलॉजी लगा के इस्टेब्लिशमेंट पे भी हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर इमरान गलत था, इसके लाने से तबाही फिर गई, ये हो गया, वो हो गया, जो भी हो गया, जो तो इसके साथ जो लोग ले आए थे उनसे भी पूछा जाए। बेसिकली वो इंडायरेक्टली खुद इस्टेब्लिशमेंट पे बात कर रहे हैं, तो वो तो इल्जाम लगा रहे हैं खुद। देखिए मौलाना फजल रहमान के जिस तरफ उन्होंने इशारा किया मौलाना साहब ने, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ये अकेला जिम्मेदार नहीं है, उनको लाने वाले भी। दरअसल उनका इशारा जो है वो जनरल फैज और जनरल बाजवा की तरफ है, ठीक है। लेकिन कोई उनसे पूछे जाके कि मेरे प्यारे मौलाना साहब, ये आपने सच बता दिया इतना बड़ा, तो ये भी बता दें कि जब आपने लॉन्ग मार्च किया था तो कौन से लोग थे जिनसे आप मिले थे जाके? exactly. कौन से लोग थे जिन्होंने आपको कहा था कि जी ठीक है जी ये इस्तीफे आ जाएंगे? कौन से लोग थे जिन्होंने आपको कहा था कि वापस जाए मौलाना साहब, और की कहते ने वो टीएडीए भी ले लें, और लेने के बाद आप खैर खूबी के साथ वापस जाएं, और हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि ये इस्तीफे आएंगे और ये इंतखाबात हो जाएंगे। मौलाना साहब में अगर इखलाकी जुर्रत है तो बताएं वो नाम। नहीं वो बता चुके हैं यार, ये पता है, वही है जिन पे इल्जाम लगाने की हो गया। मलिक साहब बात ये कि मौलाना साहब और आप दोनों ना इंतहाई बहादुर लोग हो, लेकिन उतना सच बोलते हो जहां से आपकी खाल बच जाए, ठीक है ना। पार्टी के बंदे बता चुके हैं, वो पार्टी के बंदे छोड़े, मैं तो मौलाना से पूछ रहा हूँ ना, इतने देखे ना सियासत के मोहम्मद बिन कासिम बन के उन्होंने ऐलान किया ना, तो पर बताते कि उनको किसने कहा था। अगर इतने बहादुर हैं तो बात ही ना छेड़े। इतने बहादुर नहीं ना, इनकी गलत असेसमेंट है, पल्ले पाई जा रहे हैं। इतना बहादुर तो मेरा ख्याल है कोई भी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि मैं तो एक गलत असेसमेंट रखता हूँ। मलिक साहब तो एक बहुत अच्छे एग्जामिनर हैं, ठीक है ना। इनकी तरफ से हर बार हर सियासतदान की कंपार्टी क्यों आ जाती है, ठीक है ना, मुझे नहीं आज तक समझ आई इनके, ठीक है। मैं इसका जवाब दे दूं ठहरो। ये बेसिकली ना राना है, वो उर्दू डाइजेस्ट ना, अफसाने, इश्क, मोहब्बत, ये वो इखलाक आर्टिस्ट है। तो फिर आर्ट जो है ना, सियासत आर्ट नहीं है, सियासत है नंबर्स, सियासत है एक जालिम काम, हुकूमत लेना, ताकत इकट्ठी करना, वो है इलेक्टेबल्स का काम। उसमें कोई असूल नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अब नून क्या कर रही है, नून का यही फार्मूला है, उन्होंने सिर्फ नंबर्स पे काम किया। और ये लोग बजाय ये समझें कि ये कितना बेरहम काम है, अगर इनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई फीलिंग है तो उनको ये समझाएं आप भी नंबर्स पे काम करें। अब देखें नून क्या कर रही है, सिंपली नून का कोई बयानिया नहीं, कोई अग्गा नहीं, कोई पीछा नहीं, उन्होंने सारी कैलकुलेशन की। अगर मैं ज़्यादा बोल रही हूँ मैं इसलिए बोलना नहीं चाह रहा। 30 बंदे वो कह रहे हैं बलूचिस्तान से इलेक्टेबल्स। साउथ पंजाब की सुन ले, वो वहाँ पे था जनूबी महाज, जनूबी महाज 2018 में इनके जो नून के लोग थे ना, वो अपना तहरीक इंसाफ में ज़िबा हो गए थे, और ज़िबा वो ताकत के चक्कर पे हो गए। अब इनको याद आ गया को साढ़े छोटे छोटे बहन भरा वापस करो, तो अब वो जो है वो वापस आ रहे हैं। अब खुसरो मुख्तियार ने एक अंडर हैंड डील हो गई है कि जनाब मियाँ साहब जब मुल्तान आएंगे, साउथ आएंगे, तो उनका बाई पार्टी में चला जाएगा। तो एक तो वो वहाँ से अपने वापस वो जो वापसी हो जाएगी। अच्छा एक और मैं आपको खबर देता हूँ, नून ने ये भी फैसला कर लिया कि ये जो लोग जनूबी महाज में गए थे ये वापस आने जाएंगे, हम पार्टी में भी ले लेंगे। तो अगर आप देखें केपीके में मैंने बात की, सिंध के शहरों की मैंने आपसे बात की, सेंटर में उनको नजर आ रहा है पीटी आएगी नहीं,
वो सिर्फ नंबर्स पे चल रहा है। ये मैं स्टेटमेंट उनकी तरफ से दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं जिन लोगों को ये गलत फहमी है ना कि हम धांधली करके जीतेंगे, हम नंबर से जीत लेंगे और इसके लिए हमारा होमवर्क है। बाकी अब राना से बात, राना साहब आपने कहा था कि ये डिफरेंस जो है ना ये इस बार आवाम बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन अगर वो नंबर गेम पे खेलेंगे तो फिर तो इतना डिफरेंस मेरा ख्याल है रहेगा नहीं। लेकिन बात ये कि मलक के पास एक बड़ा एक मुसलसल एक जुमला है कि ये ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ता है, तो मैं ठीक है, आर्टिस्ट लोग जो बड़े मासूम होते हैं, बड़े नहीं मैं मानता हूँ कि मैं ख़वातीन डाइजेस्ट पढ़ता हूँ, लेकिन मलक की बातों से लगता है कि बचपन में तालीम और तरबियत पढ़ता रहा मैगजीन बच्चों का ना क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैंने तालीम भी पाई है और तरबियत भी पाई है, और वो तरबियत इस सतह तक पाई भी है कि वो एक क्लास के अंदर ना क्या कहते हैं, कुछ एक बच्चा आया, उसने कहा जी हमारे यहाँ मुर्गी ने ना चूजे दिए, तो वो ना चारों के चारों कम्युनिस्ट हैं। तो 2 दिन बाद टीचर ने पूछा भाई सुनाओ तुम्हारे कम्युनिस्ट चूजों का क्या बना, कहते नहीं जी अब वो जमहूरियत पसंद हो गए। तो उन्होंने कहा क्यों, उन्होंने कहा उनकी आंखें खुल गई हैं, मलक की आंखें खुल गई हैं एक्चुअली ना, इसलिए ये कन्वर्ट हो गया जमहूरियत के अंदर। लेकिन मुझे ये बताइए जो नंबर्स गेम है, बाज़ों का नंबर्स गेम रॉन्ग नंबर भी हो जाता है, और मुझे एक बात का जवाब नहीं, कहते ये नंबर्स की गेम है, पावर की गेम है, फला की गेम है, और इखलाकियात की भी गेम है कोई पाकिस्तान में कि नहीं? वो कहते हैं कोई उसूल नहीं है, कोई बयानिया नहीं है, उसूल कोई शर्म कोई चीज कहीं एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है? ये जिस बाप के पीछे आज आप जाके बैठ गए, ये इस बाप ने तो आपकी हुकूमत गिराई थी। आपने इस बाप के लिए कहा था कि हमें पता है कि इस बाप का बाप कौन है। हाँ जी, ठीक है। ये आज परवेज जाके एमक्यूएम से जो जप्फियां और पप्पियां कर रहे हैं, तो क्या एमक्यूएम वालों ने ये नहीं कहा था कि जनाब अली यहाँ पे इल्जाम लगाया था कि जनाब कराची के अंदर जो ऑपरेशन के नाम पे नौजवानों को की जिंदगियां दांव पे लगी, उसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। आज एमक्यूएम को चाहिए या तो माफी मांग ले उस बयान पे, या उस बयान पे खड़े में तो फिर आप थोड़ा सा खुदा का खौफ करो यार। एमक्यूएम जो है ना, इसके डीएनए के अंदर अपोजिशन है ही नहीं। ये पैदाइशी तौर पे एक ऐसा यतीम बच्चा है जो हर जगह ममता की गोद तलाश करता है, जिथे मौका मिले। लेकिन अफसोस मिलती नहीं है। नहीं मिलती, लोग उन्हीं तो मिलती है और किसे मिलती है। लेकिन ये जो इखलाकियात की बात है वो जाते हैं वो तो उनकी पूरी नहीं होती। अच्छा राना एक मिनट, ये जो इखलाकियात की बात है ना, ये सब पे आप लागू कर सकते हैं, 100% ये राइट है। मुझे इसकी बातों बातों में याद आ गया कि एक बंदा तो उसका नाम था परवेज अली, आप भूल गए होंगे। उसको एक बहुत बड़ा चेयरमैन था, उसने पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, उसको खिताब दिया पंजाब का सबसे बड़ा डाकू। फिर एक आदमी था, उसने एक शेख रशीद उसका नाम था, उसने कहा मैं तुम्हें अपना ड्राइवर भी ना रखूं। तो यार यहाँ को कहाँ इखलाक है, मुझे दिखा दो। 75 साल में मुझे इखलाक दिखा दो। सुन लो किधर नजर आया? मेरे जो एक दोस्त था ना, उसने माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून याद किया हुआ था। आप उसे कोई भी बात करते थे वो माय बेस्ट फ्रेंड पर चला जाता था। मलिक साहब से मैं बात कुछ कर रहा हूँ, वो कह देते हैं जी वो ने कासिम दे अब्बू ने भी तय किया, भाई किया तो भुगते भुगत रहे। बिल्कुल। मैं तो इस मौजूदा पॉलिटिक्स की इखलाकियात की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। कि इस मौजूदा नवाज शरीफ साहब ने जो एमआरडी वो बनी थी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, उस तक में लिखा हुआ था कि एमक्यूएम के अलावा तमाम जमातों से इत्तेहाद होगा। हाँ जी। नवाज शरीफ ने क्या नहीं कहा कि भत्तेखोर है, सबसे पहले माफिया फला है, ये है। सबसे पहले क्या इख्तिदार एक ऐसी चीज है कि आप उसके लिए सब इखलाकियात सब असूल भूल जाएं। और एक जुमला और कह के ना आपसे इजाजत लूंगा कि मुझे मियां साहब से पूरी वो 3 दफा वजीर आजम रहे, 1 दफा उनका भाई रहा, 7 दफा दोनों भाई वजीर आला रहे, 11 दफा की गेम है ये, जो समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह, और फिर आखिर में अंपायर रेड कार्ड दिखा के उन्हें बाहर निकाल देता है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा उनसे बड़े आइजाना तौर पे, उन्होंने अभी एक मीटिंग में कहा कि हमारी औरतें अपने जलसों में धमाले नहीं डालती और वो डांस नहीं करती। मैं समझता हूं कि औरतों की इज्जत जो है वो इस लेवल के लोगों को जरूर करनी चाहिए। और अगर मियां साहब अपनी बात पे एक मिनट, अगर वो अपनी बात पे बिल्कुल साबित कदम है कि मैं ये बात सही कह रहा हूँ, तो फिर उन्हें अभी जो ताज़ा वफद आया था ना यूरोपियन, उस खवातीनों से भी हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा स्टैंड लेने सही कह रहे हो तुम। नंबर गेम की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो अपनी नंबर गेम पूरी करके बैठे हुए हैं, और वर्किंग अगर उनकी पूरी हो जाती है तो वो वजीर आजम भी बन जाएंगे। बिलावल साहब जो है उनकी, मैं कल भी बात कर रही थी एक जगह पे कि वो उनकी नन्ही मुन्नी सी ख्वाहिशें हैं कि वो मुझे वजीर आजम बना दें जी। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं वही रहने वाली बात है, इखलाक का नामो निशान नहीं है। बिलावल को सबसे पहले तो बाबू से गिनते हैं। मुझे बता दें कि जरदारी साहब की उम्र 13 साल है, कितनी है? कायम अली शाह साहब को देख चलो वो तो छोड़ दे, मैं घर से पार्टी से मैं शरीक चेयरमैन से शुरू करना। देखिए आपके अंदर ना वही बात जो राना कर रहा है, आपने जो बात की है, आपने कहा जी बाबे पाकिस्तान में छाए, ये बात लॉजिकल है।
जरदारी 70+, नवाज शरीफ 70+, शहबाज शरीफ 70+, इमरान खान 70+, मौलाना 70+। बात ठीक है, मगर यार अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है, प्रोग्राम से जीतो ना। मुझे ये तो ना बताओ कि मैं 35 साल का तो ये 70 साल का। हाँ जी। मुझे बताओ कि मेरे पास तो पोल्यूशन का ये प्रोग्राम है, मेरे पास बिजली सस्ती करने का हाँ ये जी, प्रोग्राम है, मेरे पास आम आदमी को लोग सस्ती लाइट देने का ये प्रोग्राम है। मैं तुम्हारा प्रोग्राम देखूं, मैं देखूं यार वाकई ये बाबे थके आ रहे वो तो रोटी कपड़ा मकान पे टिके अब हुए हैं। एक छोटी अभी सिर्फ सी वही बात चल रोटी रही है। कपड़ा देखें आप, सीधी सी उसका एक टेस्ट ले लें, एक छोटा सा टेस्ट ले लें। 16 साल एक नौजवान जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, जो ऑक्सफोर्ड से है, बेनज़ीर का बेटा है, जुल्फ़िकार भुट्टो का नवासा है, आप उसके 16 माह की मुझे पाकिस्तान की एक खारजा पॉलिसी की कामयाबी दिखा दें। Exactly. इंडिया से बड़े प्यारे तल्लुकात हो गए, बहस की जरूरत नहीं। ईरान से हो गए, अफगानिस्तान से आप जंग के लिए तैयार बैठे हैं। हाँ जी। अजीब सूरत हाल है। यूरोप आपके सामने है, अमेरिका आपके सामने है, मिडल ईस्ट आपके सामने। मुझे बता दे 16 माह में आपने एक पाकिस्तान की मुझे कामयाबी दिखा दे जहां से मैं कहूँ कि यार ये बंदे ने फॉरेन पॉलिसी में ये किया था, ही शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। सिंपल एज दैट। बिल्कुल सही है। ब्रेक लेते हैं नाजरीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ फर्दर जो भी एक नंबर गेम है उसके ऊपर भी बात करेंगे, और इसके अलावा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब गोले बरसा रही है नून लीग के ऊपर, वो वाकई सही बात है या फिर इनकी सेटलमेंट है कि हम आप ऐसे कहेंगे और हम आगे से ये जवाब देंगे। ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक। राना साहब, बिलावल साहब के बारे में क्या कहेंगे? केपीके में भी बड़े एक्टिव हो गए, और जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग सियासतदान उनको अब घर बैठ जाना चाहिए। उन्होंने तो कहा जरदारी को सबसे पहले घर बिठाएं। क्यों की उन्होंने ये बात ये कि मेरा जो भांजा है बिलावल, और वो एक मासूम सा बच्चा है, उसकी बातों को इतना सीरियस ना लें। जरदारी साहब ने टैक्स किया कि तू करो ही शुरू हो गए, हमारे खिलाफ ही जंग शुरू कर दी है तूने, ठीक है। लेकिन जो बिलावल कह रहे हैं, दो चीजें फर्क है, एक बात को समझे आप। जी जी। बूढ़े सियासतदान होना और बुजुर्ग सियासतदान होने में बड़ा फर्क है। ये बूढ़े सियासतदान, बूढ़े खूसट सियासतदान जो 40-45 साल से पाकिस्तान की जड़ों में बैठे, ठीक है, जरा सा मुश्किल वक्त है, मैं बीमार हो गया हूं, मेरे वो मेरी कमर में दर्द है, हाँ, और जरदारी साहब के फला हो गया। जरदारी साहब ने तो एक दफा सर्टिफिकेट भी जमा करा दिया था जैनी बीमारी का, कि मैं जैनी बीमारी का शिकार हूं, हाँ, ठीक है। किसी की वो क्लच प्लेटें गिर जाती हैं, किसी का कुछ हो जाता है। भाई बुजुर्ग सियासत और बूढ़े सियासतदान में बड़ा फर्क है, ठीक है। मुझे बताएं, क्या ये जो बाइडन है, इसकी उम्र 70 से ऊपर नहीं है? बिल्कुल। क्या शी जिनपिंग जो है, हाँ, उनकी उम्र 70 साल से ऊपर नहीं है? क्या नरेंद्र मोदी की उम्र 70 साल से ऊपर? लेकिन वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े नहीं है, बूढ़े खूसट नहीं है, सही, ठीक है ना। वो अपने मुल्क को चलाना जानते हैं और तदब्बुर से चलाना जानते हैं। आप पता नहीं केड़े चक्कर में पै गए हो, पैरों टांगे आपकी कबर में लटकी हुई है, और सियासत के अंदर लात जरूर अटकानी है, और आने दो ना लोगों को। हाँ, और दूसरी चीज ये है कि ये क्या मुल्क किसी की जागीर है? बिलावल भुट्टो की जागीर है या किसी और की जागीर है कि ये आप लोग जाए हमारी बारी है? क्यों? इस 24 करोड़ लोगों के अंदर कोई नौजवान नहीं है जो आगे बढ़ के इस मुल्क को संभाल सके। बिल्कुल। आप इतने खौफजदा लोग हो तुम कि तुम बल्दियाती इंतखाबात नहीं होने देते, क्योंकि वहां से क्यादत नीचे से नहीं उभर के आती है। डरू, ठीक है ना। आप डरते रहते हो, वो हमें दे दें वारी, और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब डैडी देखे, मैंने और मरियम ने आगे जाके कोई एक क्या तुमने गिरवी ले लिया मुल्क, तुमने रजिस्ट्री करा लिया इसकी। तो ये मैं तो ये कहता हूं कि आप एक दफा रेवड़ियां बांट रहे सारे मलिक साहब, सारे ये जितने 70 साल प्लस जिनके नाम लिए ना, इन सबको एक जगह इकट्ठा करके ना कहें कि वो 70 पुशअप लगाएं, तब वहां पे पता चल जाएगा केड़ा साथ भी काम खत्म। देखे उन्होंने भी नहीं मैं कह रहा तब समझ आ जाएगी केड़ा फिट है। देखो ना, बातें करनी सारे हमारे पॉलिटिशियन इस तरह ही है। आप तो चलो 32 साल के, 35 का होगा एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, चेयरमैन हो, बड़ा सही अंग्रेजी, और यहाँ किसी अगर थोड़ा सा पूछ रहे हैं ना तो जमात इस्लामी कराची से पूछ लो, हाँ, वो अपने वाल पुटन लापेंगे जो उनके साथ आपने कर दिया। तो वो किस बुजुर्गी की बात कर रहे हैं? बुजुर्गी का तो मतलब वही है ना, बड़ापन है। हाँ, चले आप चेयरमैन है ना, बिलावल कागजों में तो चेयरमैन है ना, बाप तो शरीक चेयरमैन है। तो जब जिस पार्टी के आप चेयरमैन है,
आप पे जो इल्ज़ामात लगाए हैं जमात इस्लामी ने, मेजॉरिटी उनकी, और ये भी दुनिया की तारीख का पहला वाक़या कि मेजॉरिटी वालों का मेयर भी नहीं हुआ, तो फिर आप किस कहाँ की आपकी बुजुर्गी कहाँ गई? आपकी 35 साल, मैं क्या करूँगा वो? और मैं एक जुमला और कहूँगा, देखें बुजुर्गी किसे कहते हैं, ठीक है? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ने रिसालत भेजी, जी। तो 10 साल 11 साल के थे हजरत अली शेर खुदा करम वजह, उन्होंने कहा था मैं गवाही देता हूँ, वाह वाह। ठीक है? जब सारे बूढ़े कुरैश सरदार जो थे भाग रहे थे, तो बुजुर्गी अल्लाह किसी को भी दे सकता है, ये उम्र का तकाजा नहीं है। भाई साहब मैं तुझे अपने आप को बुजुर्ग समझ लो, तुझे मैंने नहीं लगता कदे भी हो सकते हो। सही, अच्छा मेरा तो शनाख्ती कार्ड भी नहीं बनेगा। वाह जी वाह। राना साहब, खास साहब के बारे में क्या कहेंगे आप? उनकी मकबूलियत जो है वो कम हो रही है, या जो कम करने की कोशिश की जा रही है वो कैसी जा रही है? मकबूलियत और कबूलियत में फ़र्क है। आपकी जितनी मर्जी मकबूलियत, अगर कबूलियत नहीं है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। जो मुझे सीन नज़र आ रहा है वो है कि इंतखाबात से पहले जी कासिम के अबू यकीनी तौर पे सियासत से भी नाअहल होंगे, अच्छा, और लंबी सज़ा में भी जाएंगे। अच्छा, अब एक खबर मैं वो देख रहा था, सुप्रिटेंडेंट जेल अडयाला का एक वजाहती बयान कल आया, तो उसमें उन्होंने कहा कि जी ऐसा कुछ नहीं है, जैसी बातें चल रही हैं कि यूरोपियन यूनियन के वफद ने इमरान खान से मुलाकात की है, अच्छा। कासिम के अब्बू से, तो वो तो और अमेरिकन वफद ने भी मुलाकात की है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी चिड़ी भी पर नहीं मार सकती, तो हो सकता है कोई चिड़ी ऐसी आई हो जिसने परशर कटा ली हो और फिर गई हो। अच्छा। तो लेकिन ये रमर्स तो चल रही है, और अगर ये बात है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हो रहा है, अगर ये खबर सही है तो। मुझे तो कॉमेडी लग रही है कि एक पार्टी का सदर अगर वो कह रहा है कि वो मिले हैं, तो मुझे तो चेयरमैन के बयान ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे मुझे अपना कैमरामैन भाई नजर आ रहा है, एब्सोल्युटली नॉट। हम गुलाम नहीं है, तो गुलाम का क्या काम है कि वो यूरोपियन से मिले? गुलाम का क्या काम है कि एक इनकलाबी का क्या काम है कि वो इनसे हेल्प ले? मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि ये परवेज राय ने डैमेज किया। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। भी आप किस तरह कह सकते हैं इस सिस्टम में? अगर इतनी बड़ी बात वो कह रहे हैं तो ये बड़ी, आपकी तो सारी स्टैंडिंग खत्म हो जाती है। आपका वो किधर के एब्सोल्युटली नॉट। आपने तो सारी लड़ाई लड़ी थी कि ये एक मुल्क का सुपर पावर है जो मेरे खिलाफ है, अब उन्हीं से मदद लेने चल पड़े हो। खुदा दा वास्ता जी, नहीं मदद वो देने थोड़ी जेल में आएंगे। नहीं तो वाकई उन्होंने कोई अपना डॉलर का रेट पता करने जाना है? अगर कोई मुझसे या तो आप चल के किसी के पास जाए ना, वो गए, अब क्या रीजन हो सकती है? अगर गए हैं भाई, आप तो इस चीज के फॉलोवर ही नहीं, आप तो कहते हैं हम तो किसी के गुलाम ही नहीं है। आप तो एब्सोल्युटली नॉट से अगर ऐसा कुछ था तो आप मना कर देते। आप तो अगर जेल में मिल रहे हैं, ये तो फिर इससे बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया कि आप जेल में गए 5 स्टार में देसी मुर्गा आप खाते हैं, और आप कहते हैं कभी मेरा कमरा खुला कर दो, मुझे साइकिल भी दे दो। उनके खाने पीने के ऊपर भी ये तो गलत बात है ना। देखें भाई, आप जब वाशिंगटन डीसी में जाके वहां पे एक जलसे आम से खिताब करते हैं कि मैं जाते ही सबसे पहले, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस कंडीशन उतरवा, तो आप फिर किस तरह कहते हैं कि मेरे जगह भी खुली कर दो, मुझे स्विमिंग भी करा दो, मुझे साइकिल भी दे दो, मैं ठीक है? फिर तो इसका मतलब आपने पहले गलत किया था, जब आप गलत डिमांड कर रहे हैं आप। नहीं तो एक या तो कैदी के हवाले से आप बात करें ना कि मैंने जो पहले कहा था वो मुझ पे भी लागू होता है, या फिर आप कहेंगे आप भी सॉरी कर लेंगे, यार मैंने तब गलत कहा था, एयर कंडीशन उतारने की बात गलत की थी। देखें बात ये कि मलिक साहब जो बात कह रहे हैं ना कि जी वो उनसे मदद मांग रहे हैं, ठीक है? अब ये तो मुझे नहीं पता खबर में कितनी सच्चाई है, तो मदद क्या, वो कौन से कुछ सिलाई मशीन और आटे के तोड़े लेके गए थे उनकी मदद करने वहाँ पे, कह लो हम ये देने आए हैं तुम्हें, ठीक है ना? अभी इसका कोई पता नहीं, सुप्रीटेंडेंट जेल तो इसकी तरदीद भी कर चुके हैं। हाँ। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो देसी मुर्गे की है, मुझे नहीं पता कि उसने कासिम के अबू ने मलिक साहब को टेक्स्ट किया था कि लक्ष्मी चौक तो 2 किलो फड़ ले हो, ठीक है ना, कि ये बात कहाँ से आ गई। और तीसरी बात यह कि मैं तो ये जानता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो पहली देखें तो जरदारी ने भेजी थी उन्हें, ठीक है ना, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको स्वागत करता हूँ, ठीक है, स्वागतम। तो लेकिन उसके बाद जो हिस्ट्री बताती है वो ये कि मियाँ साहब ने जेल के सामने एक कोठी ली थी जहाँ पे खानसामा और वो पूरा किचन था जो खाने बना के वहां से भेजे जाते थे। और अब देखें उनके देसी मुर्ग के ऊपर। और फिर मैं तो ये भी जानता हूँ, मलक मेरा मासूम दोस्त है, कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए तो बेड भी घर से गया था, राइटिंग टेबल भी और चेयर भी और बेड भी घर से गया था, ठीक है? लिहाजा खाना दे खान परोने होंगे ने,
हम कौन से वो कौन से सब एक ही कासिम है ना। के जो मैं जुमला कह रहा हूँ वो कासिम भी ये कह रहे हैं कि अगर आपने वो फैसिलिटीज ली है तो आप कह देते कि मैंने गलत बात की शहबाज थी। भी गलत है, नवाज भी गलत है, मेरा चेयरमैन मैं भी जो गलत बात है, कर रहा सारे हूँ गलत है। हाँ ना जी। वो ये है कि जो बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर हाँ जी। कि अगर मेरा बच्चा कोई छोटा सा जुर्म कर लेगा ना तो उसको तो वहां पे किसी क्लास के अंदर रख के आप उससे झाड़ू पोछा फिरवाएंगे हैं, उससे नौकरी, मेरी बात सुने ठीक है, उसे झाड़ू भी फिरवाएंगे, पोछा भी लगवाएंगे, ठीक है। अगर वो एक दुकान से ना एक को टॉफी चोरी कर ले, हाँ जी, लेकिन अगर आप मुल्की खजाना चोरी करें तो खैर है, सत्य खैर है, ठीक है, पौं बारा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आप मुल्की खजाने के ऊपर अगर मियां नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जाम गलत है हाँ जी, कि उन्होंने इस तरह किया तो इसका भी नितारा होना चाहिए। उन जजों को पकड़े आप जिन्होंने सियासी मसलियतों के लिए ये इस तरह के फैसले दिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। मैं आवाज बुलंद करता हूं मियां साहब के लिए कि उन जजों को बुलाएं और उनसे कहें कि आपने किन सियासी मसलियतों के ऊपर वो दिए। हाँ, हमारे चीफ जस्टिस साहब, मुझे उनसे यकीन करें, मुझे हुस्न जन में उनके लिए बहुत, मैं उनका फैन हूं जमहूरियत के लिए स्टैंडिंग पे। जब उन्होंने कहा कि मैं ज़ियाउल हक को तो सदर ही नहीं मानता, ठीक है, मेरा दिल यकीन करे बाग बाग हो गया। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं कि वो ये कब कहेंगे कि 90 दिन के ऊपर हो गया है तो ये हुकूमतें भी गैर आईनी है। मैं तो वेट कर रहा हूं आइन के खिलाफ ये बात कहेंगे कि जी 90 दिन गुजर गए, आइन से आप आगे चले गए तो अब ये हुकूमतें भी गैर आईनी। बिल्कुल सही। राणा साहब, आपको गुस्सा आ गया था ना, आपने पेंसिल फेंक दी, आप पेंसिल प्लीज रखिए अपने पास। मलिक साहब, दो बड़े अहम केसेस, साइफर केस की जब हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो जमानत की दरख्वास्त है वो 22 नवंबर को समाअत के लिए हुई है मुकर्रर, और नवाज शरीफ साहब की जो अपीलें हैं एवनफील्ड और जो अल अजीज़िया रेफरेंस है वो 21 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। तो वो बात वही है कि अब हमारे जो पाकिस्तान के जो फैसले हैं अब वो अदालतों के थ्रू होंगे कि किसको क्लीन चिट मिल रही है और कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है और कौन आगे आ रहा है। नहीं, आपकी उम्र छोटी है, मुझे तो लगा कि पाकिस्तान का ये बड़ा बुनियादी क्वेश्चन है मेरी राय में। आई कुड बी रॉन्ग। मेरा ख्याल है कि हमारा जो पॉलिटिकल निज़ाम है, मैं उस पर तनकीद करना चाह रहा हूँ। उसकी जो सबसे बड़ा जो फ्लॉ है ना वो ये है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकली कामयाबी और नाकामी है, पार्टी की कह लें या फ़र्द की कह लें, वो वोट से नहीं हो पा रही। मतलब जुल्फ़कार अली भुट्टो से बड़ा लीडर कहाँ है? मतलब मैं तो टीनेजर था तब, मगर मेरा ख्याल है वो वोट से नहीं मरा, वो अदालत के फैसले से मरा है। अब वो अलग बहस है कि आप अदालत के फैसले को सियासी के गैर सियासी के। अब अपना यूसुफ रज़ा गिलानी जब वज़ीर आज़म से निकला तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। हाँ, नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने निकाला है। अपने जाने जिगर चेयरमैन पीटीआई जो जिस सारे अजाब में फंसे हैं वो वोट से नहीं फंसे। तो ये तो हमारी ट्रेडिशन है। हमने जो सोचना ये पड़ेगा, हमारे पॉलिटिशियन को ये सोचना पड़ेगा कि यार हम किस गंद में इस निज़ाम को साफ करें। कम अज़ कम इस निज़ाम को इस सतह पे ज़रूर ले आएँ कि पाकिस्तान की वहाँ पे आप ट्रस्ट करें, हाँ जी, वो आपको वोट दें। और ये मेरा कुरान भी कहता है, मेरी अकल भी कहती है कि दुनिया की ये जो अकल है वो सब लोग, तारीख इस बात पे गवाह है कि अक्सरियत हमेशा सच के साथ जाती है, अक्सरियत हमेशा खूबसूरती के साथ जाती है, अक्सरियत हमेशा इंसाफ के साथ जाती है। ये बेस है डेमोक्रेसी की। तो अब देखें, अब ठीक है, राणे का क्रिटिसिज्म अपनी जगह आएगा। अब 21 को मैं बता दूं, आपकी इस्लामाबाद में अपीलें जा रही हैं। मैं आपको कॉमन सेंस से बता रहा हूँ, मैं लॉ के एक्सपर्ट नहीं। अगर नैब ने पोजीशन ले ली तो आप गए, आप नाहल हो गए, आप जेल में गए। तो पॉइंट क्या हुआ कि नवाज शरीफ को मेरा दिल कह रहा है एज ए पाकिस्तानी कि इसको वोट से हम ख़त्म करें पॉलिटिकली, या वोट से लेके यही चीज़ वहाँ पे है। आज खान साहब की सकी बहन का ये फिक्रा कोई छोटा सा फिक्र है। कोई बहन किसी भाई के बारे ये बात नहीं कर सकती। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं अपने साबिक वज़ीर आज़म के लिए लफ्ज़ जिंदगी मौत वाली सजा हो और उसको कहने में मजबूर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडरशिप, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और पाकिस्तान के हर उस बंदे को जिसमें दिमाग है वो सोचना पड़ेगा कि हमें अदालतों से निकल के अवाम की अदालत में जाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं बिलावल को एक सलूट करना चाह रहा हूँ। कल उसने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने कहा लाडला वो होगा जो अवाम का लाडला। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है राणा साहब कि हम लोग जो है वो वोट के थ्रू को लीडर आए। बात ये है कि वो मलक तो चूंकि बार बार मुझे ताना देता है कि मैं देसी स्कूलों से पढ़ा हूँ। मलक ने इंग्लिश मैं ताना दिया, मैं कहता हूँ डाइजेस्ट पढ़ते हो, रोमांटिक और रोने धोने वाले, मैं ये कहता हूँ। अच्छा नहीं, मुझे आज तक नहीं पता चला कि ये मलक को कैसे पता है कि कौन सा डाइजेस्ट रोने वाला है और कौन सा रोमांटिक है। रोना ही होता है, रोना ही होता है, वो पढ़ के देखते हैं। मुझे नहीं पता चला कि एनू कौन खबर दे देता है। अच्छा देखे, वो कहते हैं ना 3 डिग्रियाँ होती हैं, आखिरी डिग्री को सुपरलेटेड डिग्री कहते हैं।
तो 3 डिग्रियां पाकिस्तान में सियासतदान। अच्छा। सिलेक्टेड, लाडला और अनोखा लाडला, ठीक वाह है ना। वाह वाह। तो ये 3 डिग्रियां हैं, ठीक है। इस टाइम अनोखा लाडला जो है वो जनाब हवा में उड़ता जाए, मेरा लाल दुपट्टा भी नया मलमल नाम का, आ गया है। ठीक आई है थिंक ना? ये रजिस्टर्ड हो जाना है। ठीक है, वो अनोखा लाडला जो है ना वो तो हवाओं में उड़ रहा है, ठीक है। जो सेमी लाडला है वो बेचारा वो मांगता फिर रहा है कि मुझे भी कोई थोड़ा सा रास्ता दे दो, और जो माजी का सिलेक्टेड है वो जेल के पीछे पड़ा हुआ है। ये इतनी सी कहानी है। लेकिन अभी जो मलक ने कहा और आपका सवाल था कि क्या हमारी सियासत के फैसले अदालतों ने करने, हाँ जी, मुझे 2 बातें बताएं जी। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ काला कोट पहन के कौन अदालत में पेश हुआ था? बेनजीर भुट्टो शहीद के 2 दफा जो असम्बलियां टूटी वो क्या एस्टेब्लिशमेंट ने तोड़ी थी? हाँ जी। नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा गए, वो एक बंदा साइकिल से उतरा था तो वो गिर पड़ा तो खातून हंस पड़ी, तो वो आदमी ने कहा कि भाजी हंसो ना, मैं लथ दई अंजा, ठीक है ना। तो वाह वाह वाह। तो 3 दफा हाँ जी। मियां साहब भी ऐसे गए। मुझे बताया कि उसामा बिन लादेन से पैसे लेके कौन वजीर आजम के तहरीक में मार लाता रहा? किसने अच्छी खासी कासिम की तबाह हाल हुकूमत, जिसके टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, उसको आपने एक तरीके से हटा के और उसे हीरो बनाया, ठीक है। किसने जनरल्स को पैसे दे के कोठियां बना के वजारतें ली? मैं ये जब बात कर रहा होता हूं तो मैं एक दुखी दिल से कर रहा होता हूं कि यार काश पाकिस्तान के अंदर ये चीजें ना हुई होती। आप हर काम हर बुराई इस्टेब्लिशमेंट और अदालतों पे डाल देते हैं। या शेख तारीख की करेक्शन होनी चाहिए। बेनजीर को निकालने वाला जो पहला बंदा था उसने 8वीं तरमीम से निकाला था, उसका नाम है सदर इसाक खान। दूसरी दफ़ा बेनजीर को निकालने वाला सदर का नाम था सदर लगारी, उसने भी 8वीं तरमीम लगाई थी और दोनों स्टैब्लिशमेंट है, कोई इसमें पॉलिटिशियन शामिल नहीं था। ये लोग सुन रहे हैं, हमें को 5-6 लोग सुन रहे हैं। अठोअठ की दोनों तरफ वो सदरों ने निकाला। सुन लेना, मैं तो अठोअठ मार रहा हूँ तो तुसी भी तो झूठो तो बताओ किसने निकाला बेनजीर को, ठीक है ना। बात ये कि लगारी कौन था? क्या पॉलिटिशियन नहीं था? हाँ जी बिल्कुल। बेनजीर लगारी भाई नहीं कहती थी, फारूक भाई। और जिस दिन असेंबलियां टूटनी थी क्या बेनजीर ने कहा नहीं फारूक भाई मैं ये क्या सुन रही हूँ? तो उसने कहा बाजी आप फिक्र ना करें, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो पॉलिटिशियन नहीं था, वो क्या था? वही पॉलिटिशियन जिसके खिलाफ नवाज शरीफ साहब वहां गए थे छोटी जरी जलूस लेके, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब आपको याद आ गया, इस्तीफा ले लिया था। हाँ जी, चले आप ब्रेक ले लें। जी बिल्कुल, मैंने ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो स्मॉग के बारे में बात करेंगे। बारिश हुई थी, मौसम बेहतर हो गया था, लग रहा था कि ठीक हो गया माहौल, लेकिन अब फिर से जो है वो स्मॉग का जो उसके वार हैं वो जारी हैं, लोग बीमार हो रहे हैं और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने कुछ इकदाम लिए हैं, उसके ऊपर हम ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। मलिक साहब, लाहौर एक बार फिर आलूदगी में नंबर 1 है और इन्होंने हफ्ते की छुट्टी जो है वो कर दी है कि स्कूलों में बच्चों को हफ्ते की छुट्टी होगी। क्या ये सोल्यूशन? और फिर मसनूई बारिश की बात कर रहे हैं कि 28-29 को ये मसनूई बारिश की जाएगी जिसके ऊपर तकरीबन 4 करोड़ रुपए खर्चा आएगा एक दिन की बारिश में। ये सोल्यूशन है इसके? देखिए, सबसे पहला जो सोल्यूशन है, जो सच है, वो हमने मानना ही नहीं। हमारे सिस्टम में हमारे हुक्मरानों ने रखा हुआ है सिर्फ आर्जी बातें, छुट्टियाँ, लोगों को पकड़ लो, गाड़ियाँ बंद कर लो, धुआं बंद कर लो। मुझे आप छोटे-छोटे 2-3 चीज़ें आप सुन लें मेरे से। लाहौर की जो पॉपुलेशन है दुनिया की 8वां 9वां शायद मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, रकबे में लाहौर के बराबर है, 2 करोड़ प्लस आबादी है। मैं इस लाहौर शहर की बात कर रहा हूँ। कराची की आबादी 3 करोड़ प्लस है और कनाडा दुनिया का दूसरा रकबा है रूस के बाद, वो कनाडा से बड़ा है। भाई आपके 2 शहर पूरे बड़े आजम से बड़ी आबादी आपने इकट्ठी कर दी। दूसरा जुल्म क्या किया कि हर बंदे को या मोटरसाइकिल ले लो, जलील हो, या गाड़ी लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं आपने रखी। मैं कहता हूँ ये घंटे में आधे घंटे बाद आप बारिशें कर ले। आप सारे लाहौर की ट्रैफिक जा कोई जितने मर्जी डंडा सोटा चला ली, ये सारा अपनी लाहौरी जुबान में कहते हैं रंगबाजी है, सिर्फ स्टेटस। मुझे आप बताएं कि दुनिया की कौन सी पोल्यूशन है जो 5 दिन आप नॉर्मल है और हफ्ते को आप 2-3 बजे के बाद बिजनेस करें तो वो चली जाएगी। और ये मैं आपको बारिश का भी फ्रॉड बता दूं क्या बता रहे हैं। जिस दिन इन्होंने, आपको याद है जिस दिन पाबंदी लगाई है उस दिन बारिश हुई है ना जी? हाँ जी। अगर इतनी अच्छी बारिश है तो 3 दिन के बाद वापस फिर लाहौर ने
दिल्ली एक दो दिन बड़ा उनका दिमाग खराब हो गया, हम पहले नंबर पे। हाँ जी। लोगों ने कहा नहीं हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने तीसरे दिन ही अपनी पोजीशन पहली वापस ले ली। 2017 के बाद हमने कोई 100 दफ़ा ये पहली पोजीशन ली है और हर सीएम पंजाब ने ये कहा जी मैंने ये कर दिया, मैं वो कर दिया। अब मैं बताऊँ ये मसनूई बारिश क्या चीज़ है। मसनूई बारिश ये है कि आप स्टडी करते हैं बादलों में, जिसके अंदर ज़्यादा पानी हो ना जिस टुकड़े में, उसको आप बाई एयर मजीद पानी देते हैं और इस तरह उससे पानी बहाते हैं। और ये स्टैब्लिश है कि जब तक आप धुआं पैदा करते रहेंगे, जब तक आप ईंधन पैदा करते रहेंगे, जब तक आप यहाँ पे रोज़ एक नई हाउसिंग बनाते जाएंगे, आप तबाह बर्बाद अपने शहरों को करते जाएंगे, लोगों की आबादी बढ़ती जाएगी। 3% हम आबादी ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, 4% लोग हमारे बड़े शहरों में नौकरी लेने आते हैं। दुनिया के कोई बारिश, दुनिया का कोई चलान, दुनिया का कोई सिस्टम ये पोल्यूशन खत्म नहीं कर सकती। यही गुना दुबई दिल्ली का, दिल्ली इज ऑल्सो 3 करोड़। अब यार दुनिया में कोई, मुझे अल्लाह ताला की ज़मीन से कितना तुम जुल्म कर रहे हो, 20-22 किलोमीटर में तुमने 3 करोड़ लोगों को रख दिया, वो पोल्यूशन निकल ही नहीं सकती। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये सारा इशू असल में टाइम पासिंग का है। इनको पता है ये 2-3 महीने होते हैं, कभी हमें हाई कोर्ट के ध्यान लगा देते हैं, कभी पुलिस के ध्यान लगाते हैं, हम टॉक शो करके फारग हो जाते हैं। ये पोल्यूशन नहीं जानी, ये मसला पॉलिटिकल है, आपको पॉलिटिकली सोचना पड़ेगा, आपको लॉन्ग रन प्लानिंग करनी पड़ेगी। और व्हाट इज शेम कि पोल्यूशन मेरे मुल्क में और मुझे कहा जा रहा है चीन वाले इसका हल निकालेंगे, कुछ आप ही कर लो यार। बिल्कुल सही। राना साहब, मोहसिन नकवी साहब की बड़ी तारीफ हुई है लाहौर हाई कोर्ट में कि उन्होंने बड़े अच्छे तदारुक करने की जो है कोशिश की है, तो ये अभी भी हम नंबर 1 पे है आलूगी में? ये कोई वो आज का मसला तो है नहीं, ठीक है ना। ये स्मोग और पॉल्यूटेड फैलाने वाले सियासतदान ये हमें 1947 से मिले, ठीक है। आप इस क्या नाम स्मोक की तो आप बात करते हैं ना, और लेकिन एक मुझे बात बताएं कि ये स्मोक और फोग में एक फ़र्क है, ठीक है ना। तो इसी तरह सियासतदान और लीडर में फ़र्क है, ठीक है। ये जितने लीडर हैं ये स्मोक हैं और बनते अपने आप को फोग हैं, ठीक है। और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी सियासत जो है वो आज तक पॉल्यूटेड है, ठीक है। 1990 से ये पॉल्यूशन शुरू हुई, ठीक है। एक दूसरे की नाजेबा तस्वीरें फेंकने से, पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे को टैक्सी और इस तरह के गैर पानी मानी लफ्ज़ इस्तेमाल करने से, और उसके बाद एक दूसरे को ये कुत्ते निलाने वाले और ये वो करने से ये पॉल्यूशन आज इस जगह पे आ गई है कि अब सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब आप मसनूई बारिश कितनी बरसा लेंगे, कितनी मसनूई बारिशें बरसा के इसको कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर मुझे एक बात बताएं, मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी पॉल्यूशन बढ़ गई है कि अब मुझे ना सियाल के पीरों से ना सियाल की हीर अच्छी लगने लग गई है यार। उसने मरते दम तक किसी जगह खड़ी तो रही, ठीक है। उसने एक दफा कहा कि नवाज शरीफ को वोट देना हराम है, और दूसरी दफा जाके उससे मिली, हीर नहीं मिली, उसने अपनी जान दे दी, ठीक है ना। वो जिससे इश्क करती थी वहीं खड़ी रही। तो जब हमारे यहाँ ये आलम हो जाए कि हमें पीर और हीर में वो देखना पड़े, तो फिर पाकिस्तान के अंदर जो पॉल्यूशन है और ये जो सारा कुछ है, ये सारा तब तक नहीं हल होगा जब तक आप पॉल्यूटेड सियासतदानों को इस मुल्क से नहीं निकाल देते। तब तक मेरे वो दोस्त है कहता यार हम इधर इंग्लैंड कमाने, हमें पता चला इंग्लैंड से लोग पाकिस्तान कमाने आ रहे हैं। अच्छा। तो मैं भाई पीटीआई का ड्रीम था। तो मैं ये समझता हूँ कि मलिक साहब की पॉल्यूशन वाली बात अपनी जगह पे है, ठीक है। लेकिन देख तो दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है, वो मशीकी भारत के धुआं उठता है। हम उसका कुछ नहीं कर सकते। ये पकल्ला पाकिस्तानी जिससे चीन से मदद ले रहे हैं, चीन के भी कुछ शहर जो है ना उनमें भी स्मोक इसी तरह ही है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस स्मोक पे मातम करने के बजाय उन सियासतदानों पे मातम करना चाहिए जिन्होंने सियासी फिजा के अंदर स्मोक इतनी फैला दी है कि अब फेफड़े भी फेल हो गए और हमारी इकोनॉमी भी खतरे में चली गई है। और अगर हम उन्हीं से कहें कि बारिश बरसा दो, तो फिर वो ये समझ लें कि तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे 4 करोड़ लगा के अगर आपने एक बारिश करनी है और 4 दिन के बाद फिर से वही स्मॉग आ जानी है, तो 2 दिन बाद 2 दिन बाद ये बेसिकली वही काम बताया ना जिसको मैं कह रहा हूँ लोहरी जुबान में कहते हैं लोगों को नए ध्यान लगा दो। अब आप पहले 27 नवंबर का इंतजार करेंगे, फिर बारिश होगी, फिर आप बड़ा एंजॉय करेंगे। आप देखें, आप कमाल देखें, इस मैं कहता हूँ गोल्ड मेडल देना बनता है। जिस दिन आपने लॉकडाउन किया कि आज हम पोल्यूशन पे ये कर देंगे वो कर देंगे, वो पूरे वेदर का सबसे अच्छा दिन था लाहौर में, क्योंकि उसी दिन बारिश है। यानी कि
1 करोड़ बंदे के पास 2 करोड़ मोबाइल है हाँ जिस पे आप वेदर दे सकते हैं, तो आपने हैं, अनाउंसमेंट कर दी। मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि यार बहुत हो गया ये जो है ना छोटे छोटे अभी वो गुफ्तगू के लिए, वक्त पास करने के लिए लोगों को आप इतना बेवकूफ मत समझे। ये हर साल आती है, 2017 से चीज में आप ये नहीं जाएगी, ये लिख ले मेरी बात, ये नहीं जा रहा है। बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज सोशल पे भी हम बात करते हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा तारीखी बात की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है ना मोटरसाइकिल गाड़ी वालों के, आप उनको गिरफ्तार कर लें तो पॉल्यूशन कम हो जाएगी, क्योंकि आधे शहर को तो है ही नहीं, ठीक है ना। 2 करोड़ की आबादी में 13 लाख लोगों के पास वो है लाइसेंस। हाँ जी। तो आप जरा सोचें कि 2 करोड़ लॉरिये जब अंदर चले गए 40-50 लाख, तो पॉल्यूशन खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी। घरों में किस किस्म मामला जो है ठीक हो जाएंगे। जो मियाँ बीवी के पोल्यूशन नहीं शुरू नहीं है कि यार ये बंदा घर से नहीं जा रहा। कई लोगों ने तो अपनी बीवियों को जबरदस्ती कहने जाओ तुसी गड्डी बाहर चलाओ, ठीक है ना, जिनके पास लाइसेंस नहीं। लेकिन इस तरह जो कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर आया, इससे पहले भी बड़े देखे ना आते रहेंगे, इजी ना लें कोर्ट को। अच्छा मलिक साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर उनके कैसे जमानतें नहीं होती, बंदे बाहर नहीं आते, तो उनको सीरियस? अच्छा ये साइकिल का भी सुन ले, साइकिल का भी सुन ले। मैं जी साइकिल, या अल्लाह का शुक्र है मैं प्रोफेशनल, या आप मुझे बता दें इस शहर में, अपना जनाब राना साहब भी पूछ लें, मेरे लिए 17 किलोमीटर का फासला है। आप मुझे ह्यूमनली बता दें कि मैं 70 किलोमीटर इन साइकिल के साथ यहाँ कौन सी एक सड़क मुझे बता दें कि मैं 17 किलोमीटर में दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग तब यूज कर सकते हैं जब आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पास जाना हो, आप जाएं वहां पर अपनी साइकिल पार्क करें। सॉरी वेरी सॉरी टू से, साइकिल तब होगी जब शहर छोटे होंगे। मेरा आप बुनियादी पॉइंट नहीं समझ सके। ये ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा पॉपुलेशन है, लोगों की साइकिल छोटे छोटी आबादियों के खुदा का रहम, कुरान में भी तो है ना साइकिल चला सके और मुझे कह सके कि आ जाते बैजा साइकिल यार, कुरान में भी तो है ना बड़े शहर मत बनाओ। बिल्कुल सही है, हदीस भी है। चलिए जी, हमारा तो यही है कि साइकिल चलाएं चाहे मसनूई बारिश चलाएं, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो निकालें ताकि आवाम की सेहत से ना जा सके। मजीद जो बीमारियां हैं, पहले ही आवाम जो है बीमारियों से निमट रहे हैं, मजीद जो बीमारियां हैं उनका शिकार ना बन सकें। आज के प्रोग्राम से इतना ही। आप दोनों का सर बहुत शुक्रिया। सुमेरा मिर्जा को इजाजत दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।